विश्वास उटगी अर्थतज्ञ बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में जाने माने व्यक्तित्व हैं। समय समय पर इन्होंने बैंक से जुड़े और देश के अर्थव्यवस्था के जो कमजोरियां थी उसके ऊपर में हमेशा उंगली रखा है और दिखाया है सरकार को कि कैसे अर्थशास्त्र की हालात हो रही है बिगड़ती और आम जनता किस तरह गरीबी में रेखा के नीचे जाती जा रही है। इसी प्रश्नों के सवालों के बीच आज वो नागपुर आए हुए हैं। नागपुर में प्रलोम द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें इस अडानी, हिंडनबर्ग और अर्थशास्त्र पे वो अपने विचार रखने वाले हैं। तो यह हमारे लिए संधि का एक संधि थी और इस संधि का ये संधि हम लोगों को ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को भी मिली। हम उनका ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। और एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आर्थिक मसलों को हम दरकिनार करके बात करेंगे, क्योंकि आर्थिक मसलों पर जितनी पकड़ उनकी है और इस देश में जो जाने माने लोग हैं जो एक स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के तहत बहुत सारी चीज़ें उजागर कर रहे हैं। केवल देश नहीं, वो पूरी दुनिया में वो बातें जा रही हैं। इसलिए हम लोग इसको बहुत औपचारिक रूप से बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले विश्वास साहब से एक जो बड़ा प्रश्न है कि जो साधारण जनता सोचती है कि हर्षद मेहता एक समय चलते इसी तरह शेयर मार्केट में बहुत सलीके से उछाल पे गया और कई बैंकों को और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को डुबो दिया। इसी क्रम में बहुत सारी घटनाएं हुई और आज जो सब में बड़ी घटना घटी है जिसको हिंडनबर्ग ने सामने लाया, लेकिन उसके पहले ही विश्वास जी ने कलते अडानी के सवाल को बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा किया था जिस पे किसी ने गौर तलब नहीं किया। तो ये सवाल जो है हिंडनबर्ग की यात्रा, हर्षद मेहता से लेके हिंडनबर्ग से अडानी तक की जो यात्रा है, उस यात्रा पर वो क्या सोचते हैं और क्या अपने विचार रखेंगे, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। नमस्ते सभी को। हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ उस वक्त जो एक सेबी का ऑफिस है, वो आज की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है शेयर बाजार, उसका ऑफिस 28 फ्लोर पे था और उसके सामने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसको बैंकिंग लेन भी कहते हैं। तो मैं वहीं पर था। तो हर्षद मेहता का स्कैम होने के बाद हमने करीब करीब चौथे या पांचवें दिन 1,000 से भी ज़्यादा लोग, हमने सेबी के चेयरमैन उस वक्त मल्ल्या नाम थे, उनका नाम एमडी मल्ल्या था, तो वहाँ पे उन्होंने घेराव किया। हमने बहुत छोटा ऑफिस था उस वक्त और हमने देखा ये कि वो बहुत नम्रतापूर्वक बोल रहे थे कि कानून में जो कमियां हैं उसका ये फायदा उठाया जा रहा है। हर्षद मेहता ये शेयरों में उछाल जो ला रहा है वो बैंकों का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम था और वहाँ शेयरों के बदले में जो फाइनेंस किया जाता वो स्कीम, और मार्केट में जो शेयर का एक कार्टेल बना हुआ था, जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स कार्टेल बनाते हैं, तो उस कार्टेल में कुछ शेयरों को वो प्रमोट करता था और वो शेयर आगे बढ़ते थे। तो वो एक स्कैम था। तो वो स्कैम एक तरफ था, दूसरी तरफ लोगों का नुकसान हुआ तो लोग चिढ़ के रास्ते पे आ गए। अभी अडानी के बारे में लोग रास्ते पे नहीं आ रहे, ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, उस वक्त हम बैंक एम्प्लॉयज ने, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने पार्लियामेंट में वो सारे पार्टियों ने मांग करने के बाद एक जेपीसी फॉर्म किया। जेपीसी फॉर्म होने के पहले मैं देख रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद एक अपनी कमेटी, उस वक्त उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या डिप्टी गवर्नर थे, उनका नाम जानकी राम था, तो जानकी रामन कमेटी बिठाई और उन्होंने आरबीआई की क्या खामियां है उसके बारे में एक कमेटी बिठाई। तो जानकी रामन कमेटी एक तरफ तहकीकात करती थी, जेपीसी तो मान लिया मनमोहन सिंह साहब ने, और एक करीब करीब 30 बड़े
इंक्लूडिंग गुरुदास दासगुप्ता, जॉर्ज फर्नांडिस, मुरलीधर भंडारे, पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारे बड़े बड़े जो पार्लियामेंटरीज थे उस वक्त, सभी के थे। तो वो वहां पे आए और वो पूरा जो कांड था, करीब करीब 70,000 करोड़ का वो स्कैम था। असल में जब कोर्ट में जब केस चली, कोर्ट नंबर 3 मुंबई हाईकोर्ट में, तो उसको मैं रोज सुनता था। तो वो पूरी स्कैम के बाद उनको पनिशमेंट हुई और मेरे ख्याल से वो जेल बेल कुछ नहीं हुआ, जेल में ही उनका देहांत हो गया। उनके भाई, उनके पत्नी, इनके ऊपर भी केस चली। ये हुआ शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम, जो बाद में प्रेस में जो उछाला। लेकिन प्रेस में आने के पहले ही हम लोगों ने वहां पे रास्ते में आने की पहल की, एक पॉलिटिकल और ट्रेड यूनियन एक्टिविटी की। ये हमारा कंट्रीब्यूशन वहां पर है। अब जाके मैं देख रहा हूं कि अदानी के बारे में संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात होती है, लेकिन इस देश की सरकार जो उस वक्त अपोजिशन में थी, उनकी मांग डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मान ली। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहीं भी किसी को बोलने नहीं देते और अदानी का शब्द का इस्तेमाल संसद में भी होने नहीं देते, खुद भी नहीं बोलते, दूसरों को भी बोलने देते, तो ये रिकॉर्ड भी काट दिया जाता है। तो ये जो आज फंडामेंटल जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके ऊपर भी बाधा आ गई है। तो अदानी का स्कैम ये बहुत बड़ा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हर्षद मेहता कुछ भी नहीं था। इसको मद्देनजर रखते हुए केतन पारेख 1999 में हुआ, वो भी उस वक्त भी एक जेपीसी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने कायम की थी। तो हमने उस वक्त जेपी के सामने हमारा एक जो ब्यौरा है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से एक कमेटी थी, उन्होंने अपीयर किया। और मैं खुद बैंक ऑफ कराड़ नाम की एक प्राइवेट सेक्टर बैंक जब लुढ़क गई, उनका लिक्विडेशन में विलय होने का कोशिश हुआ, तब मैंने उस बैंक के डिपॉजिटर की हैसियत से मैंने एक यूनियन बनाई, डिपॉजिटर्स की यूनियन, और मैंने जेपीसी को कहा कि मुझे कहना है कि बैंक ऑफ कराड़ डिपॉजिटर्स ने नहीं डुबोई, बैंक ऑफ कराड़ भूपेंद्र दलाल, हितेंद्र दलाल जैसे 13 ब्रोकर्स ने लुढ़काई है। ये मैंने जेपीसी को समझाया। तो मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव वो 1993 का है, और इसलिए वो एक बहुत बड़ा मेरे आयुष्य का, मेरे निजी जीवन का और मेरे बैंक एम्प्लॉयज मूवमेंट में मेरा जो काम है, तब मैं 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला था, जिसमें मैं कहूं कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी, मैं सबसे मिला। अंतिमतः सक्सेस ये हुआ कि बैंक ऑफ कराड़, ए प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लिक्विडेशन में गया, उसको हमारे कहने के बाद बैंक ऑफ इंडिया नाम की एक नेशनलाइज्ड बैंक ने अक्वायर किया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिट पिटीशन था कोर्ट में, वहां पे मैं खड़ा था एज ए डिपॉजिटर्स रिप्रेजेंटेटिव। मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूं और अभी देखता हूं, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक और बहुत सारे बैंकों का पैसा अदानी में है। लोगों के डिपॉजिट्स डूब रहे, बैंकों के शेयर्स नीचे आ रहे, एलआईसी का पैसा लोगों का है। एलआईसी कहती है हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन एलआईसी का बहुत नुकसान हुआ है, बैंकों का बहुत नुकसान हुआ है, और एलआईसी के शेयर जिसने लिए और एलआईसी की पॉलिसी जिसने ली, उसका बहुत नुकसान हुआ है। तो एलआईसी का नुकसान, पॉलिसी होल्डर का नुकसान, बैंक का नुकसान, डिपॉजिटर का नुकसान, ये आज हो रहा है, लेकिन सेबी कुछ नहीं कर रही है। इस संदर्भ में आपसे एक प्रश्न, आपके ही प्रश्न से ये प्रश्न उभरता है। सेबी बनाई गई है रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। अभी फिलहाल ही जब अडानी का ये मामला उठा हिडेनबर्ग का, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने उसमें एक आर्टिकल में एक प्रश्न उठाया कि ये भारत में जो हुआ है, इस तरह के सेबी जैसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समितियां रहने के बावजूद भी अमेरिका, यूरोप के बड़े जो उद्योगपति हैं, उन्होंने भी इसी तरह की लूप होल्स निकाल के बैंकों को और इसको डुबाया है, अपने यहाँ भी डुबाया है। क्या सेबी में ये लूप होल्स जानबूझकर छोड़े जाते हैं क्या? देखिए, 2008 की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका से स्टार्ट हुई, वहां उस वक्त उनका जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक्सचेंज ऑफ यूएसए है, उन्होंने बहुत सारे कांड उसको खोल के रख दिया। इसलिए हमने देखा कि वहां के इंश्योरेंस कंपनियां लुढ़क गई, वहां के बैंक लुढ़क गए, लोगों का बहुत नुकसान हो गया। वो सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस था। बैंकों में अभी हम देखते हैं, अदानी के बारे में हम सब प्राइम लेंडिंग
कुछ हद तक बोल सकते हैं। एलआईसी और बैंक्स तो पब्लिक सेक्टर के हैं। अदानी ने पैसे उठाए सबकी तरफ से, लेकिन ज्यादा पैसा उठाया पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर एलआईसी की तरफ से। इसलिए बुरे फंसे कौन? तो एलआईसी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप में है और सेबी का जो रेगुलेशन, मनमोहन सिंह साहब ने जो बहुत अच्छा काम किया, एक जेपीसी लाया, जेपीसी से सारे रिकमेंडेशंस मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट किए, इसलिए सेबी इंप्रूव हो गया। वो जो सेबी का लॉ 1992 का था वो अभी बहुत इंप्रूव हुआ। फिर भी उसमें कुछ लूप होल्स है जैसा आप सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लूप होल्स हो या ना हो, सेबी एक इंच भी हिली नहीं है। उसकी रिएक्शन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के पहले पिछले 5-6 साल में मार्केट में जितनी भी गड़बड़ी हुई, कहीं पर कुछ भी वो बोलते नहीं है। और ये जो अदानी ग्रुप है ना, अदानी के 578 जिसको कहते हैं सब्सिडी कंपनी, नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको शेल कंपनीज कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शेल कंपनी मतलब इसका सारा हिसाब किताब सेबी के पास होना जरूरी है। अदानी और अदानी के जितने भी रिश्तेदार है, भाई है, बेटी है या बेटा है या वाइफ है, इन सबके नाम पर और उनके संबंधियों के नाम पर शेल कंपनीज दुनिया भर में है। और कहां पर है? ब्रिटेन के आइलैंड्स, अमेरिका के आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स, मॉरिशस तो अफ्रीका के पास है, दुबई, अबू धाबी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये बहुत नजदीक है। दुनिया भर में ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज है, यहां पे 578 शेल कंपनीज है। और मैं ये आपको बता दूं तो शायद किसी को मालूम हो या ना हो, इनके जो बड़े भाई है, तो बड़े भाई के नाम पर 400 कंपनियां हैं। वो मिडिल ईस्ट में है, दुबई में रहते हैं, वो साइप्रस की नेशनल है, उनके नाम पर एक ही पते पर 400 कंपनीज हैं। अब सवाल ये है कि भाई ये सारे लोग एनआरआई बन के बाहर से इनके शेयर्स को 42 टाइम्स बढ़ा कर सकते हैं। मान लो मेरी शेयर प्राइस 100 रुपए की है, वो 42 टाइम्स बढ़ने की संभावना कैसे होती है? एक तो सेबी आंखें बंद करता है, आरबीआई, बैंक्स, एलआईसी ये रेगुलेटर है। ये महात्मा गांधी के 3 बंदर ने बहुत कुछ सिखाया हमको, लेकिन ये जो 3-4 बंदर है, मैं तो इनको बंदर कहूंगा, क्योंकि इन्होंने बोलना बंद किया, इन्होंने देखना बंद किया, इन्होंने सुनना बंद किया। अब जो हिंडनबर्ग बोलने लगा 24 जनवरी को, तब से लेकर आज तक बिल्कुल चुप है। तो हिंडनबर्ग ने बोलने के बाद इस देश की जनता ने, जिन्होंने इन्वेस्ट किया अदानी ने, उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम अदानी पर अविश्वास करते हैं। तो फिर वो आवाज गूंज गई, संसद में जो आवाज आई, मोदी अदानी भाई भाई। तो लोग बोलेंगे मेरा शेयर अगर अदानी में है तो मैं शेयर बेच दूंगा। तो करीब करीब अदानी का जो संपत्ति है मार्केट में वो 19.30 लाख करोड़ है। इसमें से 12 लाख करोड़ 40 दिन में खत्म हो गया है। इसमें सवाल यह है, लोग तमाचा मारते हैं मार्केट में, विदेशी बॉन्ड होल्डर तमाचा मारते हैं, विदेशी डेरिवेटिव मार्केट तमाचा मारता है, लेकिन इस देश की सरकार, इस देश का रेगुलेटर आरबीआई, इस देश का मार्केट रेगुलेटर सेबी और इस देश का आईआरडीए ये चुप है। इसलिए महात्मा गांधी के बंदर बहुत कुछ सिखाते थे, लेकिन ये बंदर सीखते भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी आई है, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो 2 महीने का उनका मोहलत है वो ठीक से काम करे तो। नहीं, जैसे कई प्रश्न ऐसे खड़े हुए हैं कि एक समय इतिहास में आर्थिक इसका जो था इंडस्ट्रियल का, फिर फाइनेंशियल इकोनॉमी का, फिर बाद में ये सब आया, सर्विस सेक्टर का आया, सर्विस ओरिएंटेशन आया, ये तमाम चीज़ें आई हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नया टर्मिनोलॉजी भी कॉइन हुआ है जो पिछले 1 दशक से ज़्यादा सुनने में आता है, क्रोनी कैपिटलिज्म। हाँ। और आज लगता है कि ये क्रोनी कैपिटल भारत को देख के, भारत की ये इस स्थिति को देख के लगता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म से भी ये कहीं अलग निकल गया है, उसको
उसको भी सरपास कर दिया है। जी, आपने सही कहा कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। पिछले भारत देश वैसे देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद एक पूंजीवादी देश ही है, लेकिन इस पूंजीवादी देश में एक सोशलिस्टिक पैटर्न वाला एक पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी है। और 70 साल में हम देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर शायद 25 से 30% है, पहले 5% था, अभी वो 30% है। फिर भी पब्लिक सेक्टर 70-75% आज भी है। तो ये भारत की मिश्र व्यवस्था में सरकार की जो पूंजी ज्यादा है और सरकार की ताकत भी बड़ी है। अब जो लिबरलाइजेशन का जो दौर है, लिबरलाइजेशन मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी ओनरशिप जहां पर है उसको वहां से उनको निकलना चाहिए और निकल के प्राइवेट को देना चाहिए। और पिछले 8-10 साल में हो रहा है ये कि जो प्राइवेट ले रहे हैं उसमें अदानी और अंबानी का ही नाम है। तो ये क्रोनी है। क्रोनी तो पहले से भी था, ऐसा नहीं कि 70 साल में क्रोनिज्म नहीं था। कहा मैं कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म से भी, क्रोनी कैपिटलिज्म का मैं कह रहा हूं, क्रोनी कैपिटलिज्म का एवरेज पीक पिछले 8 साल में हो गया। वो एवरेज पीक मतलब एक अदानी और एक अंबानी और मेरे ख्याल से एक वेदांता का अग्रवाल, इन्होंने सारी एक अपनी पूरी ताकत उनके पीछे सरकार ने लगाई, तो 3 लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो गया। इसमें टाटा को और बिरला को अभी हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्रोनी कैपिटलिज्म पहले से था, अब बढ़ गया। लेकिन ये मेरा एक शब्द है, क्रिमिनल कैपिटलिज्म, मतलब गुनहगारी भांडवलशाही। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी और का टेंडर आता ही नहीं, 1 या 2 ही टेंडर आते हैं और मैं एक ही टेंडर को देता हूं, तो ये मिलीभगत कानूनन गलत है। और कानूनन ये मैं कहता हूं ये मिलीभगत, इसको इंडियन पिनल कोड में अगर फिक्सअप किया जाए तो ये क्रिमिनल कैपिटलिज्म है। हाँ, अगर सही मायने में सुप्रीम कोर्ट ये तहकीकात करता है तो मैं टेंडर आपको ही देता हूं और आप ही सिर्फ कॉन्टेस्टेंट है, ये कॉन्टेस्टेंट भी नहीं रहेंगे, तो आपकी और मेरी मिलीभगत होती है और ये क्रिमिनल नेक्सस है। नेक्सस तो है ही, लेकिन क्रोनी तो है ही, लेकिन क्रिमिनल होता है जब वो सुप्रीम कोर्ट का लॉ, यहां पे कंपटीशन कमीशन गायब है, यहां पे फेयर प्ले गायब है, यहां पे सारे रेगुलेटर गायब है। तो इसलिए गवर्नमेंट का एसेट परचेज करने वाला वो एक ही है। तो आप में और मेरे में फर्क क्या है? आप और मैं एक क्रिमिनल एक्शन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये पूंजीवादी क्रिमिनल सिस्टम बन गया है पिछले 8 साल में। अच्छा, और अंतिम प्रश्न करना हाँ, चाहेंगे हम हाँ, कि ये स्थितियां पूरी है और जो आपने कहा कि उस वक्त हर्षद मेहता के समय हजारों लोग आ गए, लड़ने लगे, अडानी के समय में इतना होने के बाद भी कोई सड़क पे नहीं उतर रहा है, सभी मौन है। तो ऐसी स्थिति में जिनके पैसे डूबे हैं बैंक के, कोऑपरेटिव सहकारी बैंक के, वो उसके स्टेक होल्डर्स अगर पत्र लिखें एक या ट्वीट करें फाइनेंस मिनिस्टर को, तो क्या एक आंदोलन का स्वरूप खड़ा हो सकेगा, या यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में है उनको लगातार सड़क पे उतर के आवाज बुलंद करनी पड़ेगी? इस पे क्या राय है आपकी? ये बात तो पक्की है कि जब तक लोग रास्ते पे नहीं आएंगे, लाखों की तादाद में, सैकड़ों और हजार की बात नहीं, लाखों की तादाद में, तब तक ये कितना बड़ा संकट है ये लोगों के सामने, मतलब लोगों को अभी आकलन नहीं हुआ है। लोगों का नुकसान तो हो गया है, उनकी जमा पूंजी बैंकों में लुढ़क गई है, LIC का पॉलिसी होल्डर खत्म हो गया है, और जिसका मार्केट में पैसा था उन्होंने, कितने लोगों ने जान दे दी है। तो जान देने वाला जान दे के गया, लूटने वाला तो लूट रहा है, और जिसको लूटा गया है, मेरा सवाल ये है कि हमारी जो, जिसको कहते हैं मराठी में आर्थिक आकलन, हमारी जो अर्थकारण समझने की जो शक्ति है, क्षमता जो है, वो बहुत नीचे स्तर पर है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स स्कूल कॉलेज में अभी इकोनॉमिक्स और बैंकिंग मुझे मालूम नहीं क्या पढ़ाते हैं। हमारे प्राध्यापक जो है वो क्या पढ़ाते हैं मुझे मालूम नहीं। हमारे बैंकों के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव्स, वो जो प्रैक्टिस करते हैं बैंकिंग, वो गलत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है। निजी बात करोगे तो बोलते हाँ हाँ ये बैलेंस शीट बहुत गलत है,
मैं दावे के साथ कहता हूं कि 15 साल से लेकर 22 साल तक बैंकों के बैलेंस शीट आज जो मुनाफे में दिखते हैं, ऑल द बैलेंस शीट्स हैव बीन मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। अगर हर बैंक का बैलेंस शीट एनालिसिस करे तो उसका राइट ऑफ किया हुआ रकम वो मुनाफे से आता है। वो मेरे ख्याल से करीब करीब 12 लाख करोड़ है सिर्फ 5 साल में, और 18 से 22 लाख करोड़ तक का कुल मिला के नॉन परफॉर्मिंग एसेट था जो विलफुल लोन डिफॉल्ट हो गया, उसमें से रिकवरी राइट ऑफ किया गया 12 लाख करोड़। तो फिर भी आज के तारीख में बैंकिंग इंडस्ट्री में करीब करीब 7 से 8% ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट आरबीआई दिखा रहा है। कुल मिला के आप ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की एक बात करो, उसमें से प्रोविजन निकाल दो, आपको दिखाई देगा 5% का नॉन परफॉर्मिंग एसेट नेट है। जब बिजनेस अगर 200 लाख करोड़ की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा बैंक्स की बैलेंस शीट आपको मुनाफे में दिखती है, लेकिन बड़े जो चोर हैं जिन्होंने बैंकों के कर्जे डुबोए हैं, उनसे रिकवरी अगर की होती तो अच्छा होता। उनके कर्जे रिकवर किए बगैर उनका लोन राइट ऑफ किया गया है और वो प्रोविजन जो है वो फ्लो बैक किया है, इसलिए बैंकों के बैलेंस शीट मुनाफे में है। बैंकों के चेयरमैन की और सरकार की कोई करतूत नहीं है इसमें, और बैंक एम्प्लॉय की संगठनों को सरकार की और कारपोरेट्स की चोरी को उजागर करने के लिए जो करना था वो ठीक ढंग से उन संगठनों ने किया नहीं है। हाँ, वो लड़ते हैं, निजीकरण के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं हमारी तनख्वाह भी बढ़ाओ, हमारी महंगाई भी बढ़ाओ। तो लोग कहते हैं, सरकार कहती है तनख्वाह महंगाई बात करेंगे और निजीकरण की बात बाकी करेंगे। और मैं इसलिए कहता हूं लड़ाई ऐसे आधी होती है तो आईडीबीआई बैंक बिकने जाता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बेचने की बात आती है, और अगले साल अगर मोदी जी वापस आए तो 12 का 12 बैंक कौड़ी के भाव में बेचा जाएगा। इसलिए मजदूर संगठन और सारे पॉलिटिकल पार्टीज, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा हूं, हाँ बीजेपी का भी नाम ले रहा हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टी को अगर देश पर प्यार है तो सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षण करना। अंतिम प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में जितने नेता हैं, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर्स ऑल्सो, ये सब आरएसएस कैडर से आए हुए हैं, और आरएसएस बहुत नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। तो ये जो इतना अनैतिक हो रहा है, तो इस पे आरएसएस कुछ क्यों नहीं बोलती? आरएसएस बोलती नहीं है, आरएसएस ही एक्ट हो रही है। अब लड़ाई अगर विपक्ष को करना भी है ना, तो वो आरएसएस के खिलाफ करना चाहिए। और यहीं पे मैं राहुल गांधी जी को बहुत बड़ा नेता इसलिए मानता हूं कि आरएसएस की जो एक वो जो एक उनकी स्ट्रैटेजी है, वही लेके उन्होंने नफरत के खिलाफ एक भारत जोड़ने की बात की। ये आरएसएस के खिलाफ की लड़ाई है। वैसे ही आर्थिक मुद्दे पर आरएसएस का जो ढांचा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात ही है, और यहां पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन 2 या 3 से ही आप निभा लो और वो स्वदेशी हो तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये आरएसएस की सोच है, ये स्वदेशी की सोच है, और यही मोदी साहब की सोच है। तो इसलिए हम तो हमारे दो वाली बात है ना, वो आरएसएस की बात है। और इसलिए मैं कहता हूं ये आरएसएस के साथ विपक्ष की लड़ाई ये 1 to 1 होने की जरूरत है, जहां पे ऑफकोर्स कांग्रेस को लीड लेना ही पड़ेगा, तब जाके मोदी जी का परास्त होना तय है। आपका शुक्रिया, आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत गहरी बात किया, और निश्चित रूप से विश्वास जी ने जो बात कही आर्थिक मसलों पर कि ये आर्थिक जो मसला है क्रोनी कैपिटल से ज़्यादा क्रिमिनल कैपिटल हो गया, क्रिमिनल पूंजीवाद हो गया है। मैं ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया के लिए अपने साथी राजेश मेश्राम के साथ शुक्रिया अदा करता हूं विश्वास जी का फिर से एक बार शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।